नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो है ये बीम स्टैक के बारे में है। हाल ही में बीम स्टैक की समिट, ऑनलाइन वर्चुअल समिट हुई है, तो उसी के संबंध में ये समाचार में आया और कैसे अभी तक बीम स्टैक ने वर्क करा है, आगे क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये वेलनेस वर्कफोर्स के बारे में है। मतलब जो हमारी हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो अलाइड सेवाएं है उनमें जो वर्कफोर्स है उनके लिए एक बिल लाया गया है, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले आपको लॉ सीखो के प्रोजेक्ट मैवरिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्लैट और उसके साथ ही साथ जो दूसरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके लिए एक ऑलमोस्ट फ्री कोर्स है। 100 रुपये की राशि में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन है। आपका ऑप्शन ए है सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी है सुनील अरोरा, ऑप्शन सी है टीएन सेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी उत्तर हो आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर आते हैं, वह यह है कि बीम स्टैक में जो कंट्रीज आती है, तो बीम स्टैक की जो कंट्रीज है उसमें बीम स्टैक की क्या भूमिका रही है इन सारे देशों में एक सामंजस्य बनाने के लिए। तो अभी तक का रोल क्या रही है, भूमिका क्या रही है बीम स्टैक की, वो आपको बताना है। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है बीम स्टैक के संबंध में। बीम स्टैक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हिंदी में अगर हम इसे समझे तो बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। तो ये बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश है उनकी तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए ये रीजनल कॉपरेशन बनाया गया है। तो इस कॉपरेशन का जो उद्देश्य है कितना पूर्ण हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो है बीमस्टेक की, उनकी हाल ही में 5th बीमस्टेक समिट हुई है श्रीलंका में। ये वर्चुअल माध्यम से हुई थी। हमारे देश से जो हमारे मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। अब बात ये आती है कि बीमस्टेक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बीमस्टेक जो है ये 5 कंट्रीज का समूह है जो कि 1997 में फॉर्म किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक आर्थिक विकास के लिए इसका गठन हुआ था। तो अगर हम देखें तो पहले 20 वर्षों में इसकी केवल 3 ही समिट हो पाई है, 3 ही सम्मेलन हो पाए हैं। जो इसका पिछला समिट थी, जो इसका पिछला सेशन था, ये 4th सेशन था अपने आप में, और ये 2018 में काठमांडू में हुआ था। अब काठमांडू में जो समिट हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और रिन्यूएबल, मतलब एक नयापन यहाँ पर और संस्थागत सुधार, उसके साथ में एक नवीकरण इसमें लाने के लिए उद्देश्य इसका रखा गया था। उसी के साथ चार्टर ऑफ बीमस्टेक भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2019 में जब पीएम मोदी ने अपनी शपथ विधि करी, दूसरी बारी उनकी शपथ विधि थी, तो यहाँ पर इन्होंने सार्क कंट्री जो पहली इनके शपथ विधि में बुलाया था, इनको एज अ ऑनर्ड गेस्ट। सेकंड जो इनकी सेरेमनी थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उसमें बीमस्टेक के जो सारे देश थे उनको आमंत्रित किया गया। यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्हें आमंत्रित किया गया। तो अगर हाल ही के कुछ डिसीजन देख ले बीमस्टेक के, तो यहाँ पर द फॉरेन मिनिस्टर क्लियर्ड द ड्राफ्ट फॉर बीमस्टेक चार्टर एंड सपोर्टेड द मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो ट्रांसपोर्ट जो यातायात कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर मास्टर प्लान आया। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया 4th समिट जो हुई थी, 4th अधिवेशन जो हुआ था इनका, वहां पर चार्टर भी रखा गया बीमस्टेक का। तो इन्होंने ड्राफ्ट तो क्लियर कर लिया है इसका, लेकिन अभी तक जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो उतना कारगर रूप में नहीं आ पाया है। उसके अलावा प्रिपरेशन कंप्लीटेड फॉर साइनिंग 3 एग्रीमेंट, इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जो कि
इन देशों के बीच में होने वाले हैं। पहला है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर्स, तो जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें एक दूसरे देशों की मदद करना, ये पहला एग्रीमेंट रहेगा। उसके अलावा एक डिप्लोमेटिक एकेडमी जो है कॉपरेशन के लिए, वो भी बनाने की बात की गई है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी ट्रांसफ़र है, ये फैसिलिटी भी बनाने की बात की गई है कोलंबो में। उसके साथ में डिसीजन लेड एफर्ट टू बूस्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर एक जो कमी देखने को मिली है कि इसका जो उद्देश्य था टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए था, लेकिन अभी तक इतने डिसीजन नहीं देखने को मिले जिससे इन देशों में जो आर्थिक गतिविधि है वो बड़े बूस्ट हो और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो विकसित हो। तो यहाँ पर कुछ हर्डल्स भी बताई गई है, कुछ समस्या, कुछ रोड़े बताए गए हैं जिसके चलते बीमस्टेक जो है वो अभी तक इतनी कारगर नहीं साबित हो पाई है। तो उसमें जो सबसे पहला रोड़ा है, सबसे पहला हर्डल है, वो ये है कि जो मेंबर्स है इनके बीच में सामंजस्य नहीं है। वीक बायलैटरल द्विपक्षीय जो संबंध है ये काफ़ी कमज़ोर है। जैसे अगर हम देखें तो पिछले दिनों भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल, इनके संबंधों में थोड़ी खटास आई है। वही बांग्लादेश और म्यांमार जो इसके मेंबर्स है, इनके भी संबंध नहीं इतने अच्छे से रहे हैं, खासकर रोहिंग्या के इश्यूज़ के बारे में। उसके बाद में चाइना की भी दखल अंदाजी जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें अपने आप को अपना एक मेंबर मानता है, एक सुपर पावर मानता है और इनकी गतिविधियों में हमेशा दखल अंदाजी करते रहता है। उसके अलावा सार्क एक और ऐसा कॉपरेशन है। तो सार्क का कॉपरेशन भी, सार्क की एक जो अनसर्टिनिटी है वो भी कहीं ना कहीं बीमस्टेक को की गतिविधियों को हैम्पर करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश है बीमस्टेक में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए जो देश है तो उसमें भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, उसी के साथ ही साथ नेपाल और भूटान भी है। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन इनको भारत और बांग्लादेश के माध्यम से इनको कहीं ना कहीं जो समुद्र तट है उससे जुड़ाव मिल जाता है। तो इसको देखते हुए इन्हें भी इस समूह में शामिल किया गया है। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल 2020, तो ये बिल जो है इसका उद्देश्य ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है, उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स तो हमारे होते हैं, डॉक्टर नर्सेस होते हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो अलाइड सर्विसेज हैं, जो इनसे जुड़ी हुई सर्विसेज है, इनकी भी प्रोफेशनल जो हैं इनके लिए एक बिल लाना और इनका भी जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एथिक्स है, इन सबको भी रेगुलाइज्ड करना और एक इसका प्रॉपर सिस्टम बनाना। तो इसकी जो बात है ये 1990 में शुरू हुई थी। तो इनिशियल एफर्ट जो है हमें 1990 में देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही कंसल्टेशन भी उसी समय शुरू हुआ था। 2015 में देखें तो इसका पहला ड्राफ्ट आया था पब्लिक कमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर 2015 में काफ़ी ज़्यादा सजेशंस आए थे, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसको पुनः रिवाइज करने की बात की गई। तो 2018 में रिवाइज्ड बिल आया, राज्यसभा में आया। देन राज्यसभा में आने के बाद में 110 रिकमेंडेशंस आए। 110 रिकमेंडेशंस में से 102 रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए। तो ये 110 जो रिकमेंडेशन थे ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दिए गए। उसके अलावा 2020 में ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी कि दोनों हाउस की तरफ से यहाँ पर बड़े ही आराम से ये बिल पास हो गया। रूलिंग और अपोजिशन पार्टी दोनों की तरफ से इसको पूर्ण सहयोग मिला इसे पास करवाने के लिए। तो बिल का उद्देश्य जैसे मैंने बताया, ये प्रोवाइड करेगा रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इनका एजुकेशन क्या रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज के लिए भी ये एक मानक तय करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, इसके साथ में एक सेंट्रल रजिस्टर जो है वो भी इन प्रोफेशनल्स के लिए, पेशेवरों के लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ की फीचर है, जैसे क्लासीफाई एलिड प्रोफेशनल यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर जो इनका क्लासिफिकेशन है ये ISCO इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस जो है उनके अनुसार
किया जाएगा। उसके अलावा स्टैब्लिशेस अ सेंट्रल स्टैच्यूटरी बॉडी टू फ्रेम पॉलिसी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेट कंडक्ट, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्रिएट एंड मेंटेन रजिस्टर। तो यहाँ पर एक सेंटर स्टैच्यूटरी बॉडी बनाने की बात की गई है कि कानूनी रूप से जो एक एक्ट के माध्यम से बॉडी बनाई जाती है, तो इस एक्ट में एक बॉडी बनाई के माध्यम से एक बॉडी बनाई जाएंगी केंद्र स्तर पे, जो कि पॉलिसी डिसाइड करेंगे, मानक से डिसाइड करेंगे, इनके कंडक्ट क्या रहेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है अगर आपको प्रोफेशनल बन रहा है तो उस चीज़ को भी ये यहाँ पर तय करेंगे। उसके साथ में रजिस्टर को क्रिएट और मेंटेन करने का काम करेंगे। उसके अलावा इसी को देखते हुए जैसे सेंट्रल स्टैच्यूटरी बॉडी होंगी, उसी को देखते हुए स्टेट काउंसिल भी बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर वाई देयर इज नीड टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, तो यहाँ पर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और ये बिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये देखने को मिल रहा है, जब शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके चलते हुए राइजिंग क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके अलावा हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, इनकी भी आबादी बढ़ती जाती है। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन और एल्डरली पॉपुलेशन रहती है, इनको विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं की कंटिन्यूसली केयर की आवश्यकता होती है। 2020 में देखें तो इनकी आबादी जो है वो 10% की, और आगे आने वाले समय में ये जो अनुपात है ये बढ़ने ही वाला है। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। तो इंडिया राइनो विजन 2020 जो है ये इसके एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में हम देख सकते हैं। तो 2005 में ये लक्ष्य रखा गया कि असम में जो राइनो हैं उनकी पॉपुलेशन 3000 की जाए। तो हाल ही में 2 राइनो जो है वो असम के मानस नेशनल पार्क में यहाँ पर उनको लाया गया, उनको रिलीज़ किया गया। यहाँ पे किस सेंचुरी से लाया गया? वो सेंचुरी है पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन 2 राइनो की रिलीज के कारण यहाँ पर जो राइनो असम में जो राइनोस का पॉपुलेशन है वो 3000 मार्क टच कर गया है। तो अपने आप में ये जो विजन है अब ये क्लोज हो जाएगा। जो इसने लक्ष्य पूर्ण कर दिया तो ये विजन यही पर समाप्त होगा। अब यहाँ पर उद्देश्य ये बना रहेगा राज्य सरकार का, उसी के साथ में केंद्र सरकार भी इस और ध्यान देंगी कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहे और अब ऐसी और स्थिति ना आए। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट www.lawsikho.com विजिट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।